आज हम पूस की रात कहानी का रिवीजन करेंगे। तो पूस की रात कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा जानेंगे और उनकी कहानियों के बारे में थोड़ा जानेंगे। प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था, आप सभी को पता होगा। नवाब राय की प्रथम कहानी, यानी कि नवाब राय के नाम से प्रथम कहानी इसके दुनिया वो हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नाम याद रखिए, इसके दुनिया वो हुब्बे वतन। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन, ठीक है, प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन। सोजे वतन में 5 कहानियाँ संकलित हैं। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सेडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। तो किसका आरोप लगाकर? याद रखिए, सेडिशन। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह है। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। बड़े घर की बेटी याद रखिए। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। बड़े घर की बेटी आप याद रखिए, प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी, इसको इनकी प्रथम कहानी मानते हैं तथा अंतिम मानते हैं कफन को। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? लगभग 300। ठीक है, वो अब किस में है? मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वो होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। सबसे उत्तम कहानी वो होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। पूस की रात कहानी, क्योंकि आज हम इसी को पढ़ेंगे, तो पूस की रात कहानी 1930 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, याद रखिए, 1930 पूस की रात। पूस की रात कहानी का कथानक किसान जीवन से संबंधित है। इसमें 2 समस्याएं मुख्य रूप से उभरकर सामने आती हैं। एक है कर्ज में डूबा किसान, जैसे कि मुन्नी कहती है ना कि पता नहीं कब ये मतलब जितना भी चुकाओ ये कर्ज जो है चुकती ही नहीं है। ठीक है, और एक दूसरी समस्या क्या है? खेती का लाभकारी ना होना। कहानी पूस की रात में हल्कू के माध्यम से कहानीकार ने भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण किया है। पूस की रात कहानी में कुल 4 भाग हैं। पहला भाग में क्या है? सेना के आने से लेकर सेना को रुपए देने तक। दूसरा भाग में क्या है? खेत में हल्कू के कांपने से लेकर, वो गया था ना खेत में हल्कू के कांपने से लेकर जानवरों की आहट पाकर जबरा के उछलने तक। तीसरा भाग में क्या है? आग तापने से लेकर आग के ऊपर से हल्कू और झबरे के कूदने तक। चौथा भाग में क्या है? हल्कू के आलस से लेकर खेत का नष्ट होने पर भी प्रसन्न होने तक। तो अब शुरू होती है कहानी। सहना आया होता है, हल्कू मुन्नी से पैसे मांगता है। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, और यहाँ पर आपको एक अनिश्चित दशा याद रखना है वर्ड, कि मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, वो देने से मना करती है। तो हल्कू जो है एक क्षण के लिए अनिश्चित दशा में खड़ा होता है, फिर वो खुशामद करता है। खुशामद करने के बाद मुन्नी रुपए देती है। कितने रुपए? 3 रुपए। मजूरी से एक एक पैसे काटकर हल्कू ने वो 3 रुपए कंबल खरीदने के लिए जमा किया था। ठीक है, हल्कू का डील याद रखिएगा, भारी भरकम था शरीर। आले पर से रुपए निकाले गए थे। वो जो 3 रुपए थे मुन्नी ने कहाँ से निकाले थे? आले पर से। ठीक है, हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। तो यहाँ पर वार्ड याद रखिए, हृदय। क्या निकाल कर देने जा रहा हो? हृदय निकाल कर।
एक एक पग के साथ उसका मस्तक दीनता के भार से दबा जा रहा था। किसका मस्तक? हल्कू का। किसके भार से? याद रखिए, दीनता। याद रखिए, दीनता। पूस की अंधेरी रात थी। आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। तारे कैसे मालूम होते थे? याद रखिए, ठिठुरते हुए। ठीक है, नॉर्मली हम इंसान ठिठुरते हैं, है ना, ठिठुर जाते हैं, लेकिन ऐसा वर्णन है कि आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। मतलब ऐसा कि वो भी जैसे कांप रहे हों, इतनी ज़्यादा ठंड है। खेत के किनारे ओक के पत्तों की छतरी। अब यहाँ पर देखिए, हल्कू जहाँ पर था उसका वर्णन थोड़ा याद रखिए कि ओक के पत्तों से छतरी। ठीक है, नीचे बांस का खटोला। किसके पत्तों की छतरी? ओक। किसका खटोला? बांस का खटोला। और ओढ़ा क्या था? पुरानी गाढ़े की चादर। फिर भी कांप रहा था। ठीक है, खाट के नीचे जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। जबरा कहाँ था? खाट के नीचे था। क्या कर रहा था? पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। और पुआल ठंड हलवा पूरी नानी। इनको क्यों याद रखना है? जबरा कूं कूं कर रहा था सर्दी में, सर्दी के मारे। तो हल्कू कहता है कि मैं कह रहा था पुआल में घुसे रह घर पर। ठीक है, ठंड है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है? भागा चला आता है आगे आगे, हल्कू के आगे आगे। तो हल्कू कहता कि हाँ, मैं तो हलवा पूरी खाने आ रहा था, इसीलिए आगे आगे चला आया। अब रो नानी के नाम। ठीक है, 8 चिलम पी चुका था हल्कू। तो 8 संख्या याद रखिए, 8। अब 1930 में प्रकाशित हुई थी कहानी पूस की रात। याद रखिए, 8 चिलम पी चुका था हल्कू। याद रखिए, उसके लिए यह खेती का मज़ा था। ये जो चिलम पीना, ठीक है, किसके लिए खेती का मज़ा था? हल्कू के लिए। किसका मज़ा था? खेती का मज़ा था। तकदीर की खूबी, इसको क्यों लिखी हूँ? मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। ये हल्कू का कथन है एक ठो। हल्कू ठंड में कांप रहा था, जबरा भी कांप रहा था। मतलब उनके पास सामान ही नहीं थे जिसको वो लोग क्या है उपयोग करके वो ठंड से क्या है निकल पाएँ। ठीक है, मतलब ठंड को मात दे पाएँ। लेकिन वो तब याद करता है कि लेकिन एक ऐसे ऐसे भगवान पड़े हैं जिनके पास मोटे मोटे गद्दे हैं, लिहाफ है, कंबल है। मतलब जाड़ा अगर आए भी उनके पास तो गर्मी से घबरा कर भाग जाए। और इसको हल्कू कहता है कि ये तकदीर की खूबी है। चीलम पीने से मन जरा बदल जाता है, ये कहता है हल्कू। ठीक है, जाड़ा तो क्या जाता है? मन जरा बदल जाता है। जाड़ा किसी पिशाच की भांति हल्कू की छाती को दबाए हुए था। किसकी भांति? पिशाच। ठीक है, एक आपको आकाशदीप कहानी में मिलेगी पिशाचनी, यहाँ पर आप देखेंगे पिशाच। जाड़ा किसी पिशाच की भांति हल्कू की छाती को दबाए हुए था। हल्कू की गोदी में जाकर जबरा यही महसूस कर रहा था कि स्वर्ग वहीं है, यानी कि हल्कू की गोदी में ही स्वर्ग है, ऐसा महसूस हो रहा था। किसको? जबरा को। हल्कू की पवित्र आत्मा में उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। वो किस तरह से उसको गोदी में चिपका कर बैठाया हुआ था, जैसे कि वो कोई अभिन्न मित्र है या फिर भाई है। मतलब हल्कू का अगर कोई अभिन्न मित्र होता या फिर अपना खुद का कोई भाई होता तो भी वो उतना ही अपनापन से उसको चिपका कर बैठा होता जितना कि वो जबरा को चिपका कर बैठा था। ठीक है, हल्कू की पवित्र आत्मा, आत्मा के बारे में देखिए, पवित्र आत्मा किसका? हल्कू। हल्कू अपनी दीनता से आहत ना था। ठीक है, कौन अपनी दीनता से आहत ना था? हो सकता है घिसू हो, माधव हो। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? हल्कू अपनी दीनता से आहत ना था। हल्कू जबरा की अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के, किसकी आत्मा? हल्कू आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। अब यहाँ पर देखिए नीलगाय नहीं लिखा है, नॉर्मली जानवर की आहट किसने पाई? जबरा ने। ठीक है, तो जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। विशेष आत्मीयता ने, अब यहाँ पर विशेष आत्मीयता किसका? हल्कू और जबरा। ठीक है, दोनों साथ साथ बैठे थे। तो विशेष आत्मीयता ने जबरा में एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी।
जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। अब स्फूर्ति किस लिए कि वो छतरी से निकलकर जो जानवर की आहट उसने सुनी थी वहाँ तक वो जा पाए, ठीक है, देखने के लिए। तो विशेष आत्मीयता ने जबरा में एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। क्या समझती थी? तुच्छ समझती थी। कर्तव्य जबरा के हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। तो कर्तव्य याद रखिए, कर्तव्य जबरा के हृदय में, किसके हृदय में? जबरा। किसकी भांति? अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजरा। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। 1 घंटा और गुजरा, रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। तो यहाँ पर याद रखिए, रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया, ये लाइन याद रखिए, ठीक है। उसके बाद धमनी रक्तहीन, ऐसा लग रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी कि लग रहा था धमनियों में रक्त जो है जम गया है और वहाँ पर हीम का प्रवाह चल रहा है, ठीक है, हीम बह रहा है। सप्तर्षि आकाश में आधे भी नहीं चढ़े थे, ऊपर आ जाते तब जाके सवेरा होता, पहर से ऊपर रात थी। तो सप्तर्षियों के बारे में याद रखिए कि ऊपर आ जाते तब जाके सवेरा होता। एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। तो यहाँ पर दूरी याद रखिए, एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। उसके बाद भूत क्यों लिखी हूँ कि हल्कू सोच रहा था ना, जाके पत्तियाँ बटोरूँ, आग लगाऊँ, लेकिन अगर कोई सोचे कि कौन है तो क्या पता भूत ही समझ ले, ठीक है। अरहर के पौधों से झाड़ू सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे के तरफ गया। कौन? हल्कू। तो अरहर के पौधों से उसने झाड़ू बनाया था, याद रखिए। और क्या लेते हुए बगीचे के तरफ गया था हल्कू? सुलगता हुआ उपला, ठीक है। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। तो अंधकार में याद रखिए, कौन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था? ये उत्तर होगा निर्दय पवन। हो सकता है ऑप्शन में हल्कू हो, तो हल्कू जा रहा था पत्तियां बटोरने, तो ये भी आप सोच सकते हैं कि हल्कू होगा, पत्तियों को कुचलता हुआ जा रहा होगा ठंड में, लेकिन उत्तर होगा निर्दय पवन। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। तो इससे भी याद रखिए, मतलब वातावरण कैसा था याद रखिए कि जब हल्कू जा रहा था आग लगाने के लिए, ठीक है, आग जलाने के लिए, तब जो क्या है वातावरण कैसा था कि अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी, ठीक है, ये था वातावरण। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। तो इसे भी याद रखिए कि एकाएक एक झोंका किसके फूलों की खुशबू लिए हुए आया? मेहंदी के, ठीक है। जबरा जमीन पर एक हड्डी चिंचोड़ रहा था। मतलब मेहंदी के फूलों की जब खुशबू आया तो उस सुगंध के बारे में हल्कू क्या करता है? जबरा से पूछता है। तब जबरा क्या कर रहा था? जमीन पर एक हड्डी चिंचोड़ रहा था। हाथ ठिठुरे जाते थे, ये ठंड के वजह से नंगे पांव गले जाते थे। हल्कू पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था, ठीक है, क्या कर रहा था? पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में, अब वो आग जलाता है तो उस अलाव में ठंड को जलाकर भस्म कर देता। मतलब ऐसा लग रहा था कि हल्कू जो है, जो आग जला रहा था, उसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देता। अलाव की लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। अब कभी अगर आप रात हो, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ हों, उसी के पास अगर आप आग लगाए होंगे, आग जलाए होंगे, तो देखिएगा जो प्रकाश है, मतलब ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि आग जो है दूर दूर तक जा रहा है ऊपर, ठीक है, मतलब धुंधला सा ऐसे दिखता है। तो अलाव की लौ जो है ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। अस्थिर प्रकाश में
बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अस्थिर प्रकाश था क्योंकि बस अलाव का ही प्रकाश था, ठीक है। अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष कैसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में देखिए अनंत सागर याद रखिए, अनंत सागर में अलाव का प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। किसके समान? नौका के समान। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर हल्कू विजय गर्भ को हृदय में छिपा ना सकता था, ठीक है। ठंड की असीम शक्ति पर, किसकी असीम शक्ति पर? ठंड की शक्ति पर विजय पाकर हल्कू विजय गर्भ को हृदय में छिपा ना सकता था, क्योंकि आग जला चुका था तो गर्मी थोड़ी थोड़ी आ रही थी, जिससे हल्कू का ये क्या था? विजय गर्भ, ठीक है। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर हल्कू विजय गर्भ को हृदय में छिपा ना सकता था। जबरा ने अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। कातर नेत्रों से क्यों देखा? क्योंकि हल्कू कह रहा था कि देखते हैं कि कौन आग को कूद कर जा पाता है, ठीक है, आग के ऊपर से। तो जबरा को भी कहता है, तो जबरा क्या करता है? अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखता है। उसके बाद हल्कू आग के ऊपर से चला जाता है कूद कर, और जबरा क्या करता है? बस एक घेरा मार देता है। लेकिन फिर हल्कू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर जबरा भी क्या करता है? ऊपर से कूद कर जाता है। दोनों अलाव के ऊपर से कूद कर निकल गए। राख के नीचे की कुछ कुछ आग हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। देखिए, राख के नीचे की कुछ कुछ आग, मतलब आग है, आग के पास आंखें नहीं होती हैं, लेकिन एक मानव की तरह इसका यहाँ पर वर्णन है कि राख के नीचे की कुछ कुछ आग हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। मतलब आप देखिएगा, कहीं पर अगर आप आग जलाए होंगे तो राख हो गया होगा, तो देखिए थोड़ा अगर उसको मतलब हवा आए तो देखिएगा फिर लाल 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 कुछ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। फिर हवा चला जाए तो फिर देखिएगा फिर से वो काला दिखने लगेगा। तो कुछ कुछ जो आग जो बचा होता है, ठीक है, वो दिखाई देता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, मतलब कुछ दिखाई देती थी आग, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। चादर ओढ़ के गर्म राख के पास बैठकर एक गीत हल्कू गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा? एक गीत। ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, हल्कू को आलस्य दबाए लेता था। कौन दबाए लेता था? आलस्य। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि शायद नील गायों का एक झुंड खेत में आ गया था। अब देखिए, जबरा के पास नील गाय का नाम मेंशन नहीं था, हल्कू के पास मेंशन है नील गाय का नाम। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि शायद नील गायों का एक झुंड खेत में आ गया था। कूदने दौड़ने की आवाज़, किसकी? नील गायों की। कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी, चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसके बाद भ्रम धोखा क्यों लिखी हूँ? ऐसा क्या? शायद लगा, ठीक है। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि शायद नील गायों का एक झुंड खेत में आ गया था। फिर कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी, चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। फिर भी हल्कू सोचता है कि नहीं, ये मुझे भ्रम हुआ है। लेकिन फिर जब दूसरी बार सुनता है फिर वो सोचता है कि नहीं, अब मैं खुद को धोखा नहीं दे सकता। अपनी जगह से हिलना हल्कू को जहर लग रहा था। क्या लग रहा था? जहर लग रहा था। कौन सा चीज़ हल्कू को जहर लग रहा था? अपनी जगह से हिलना। दंदाया हुआ बैठा था। कैसे बैठा था वो? दंदाया हुआ बैठा था। जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। किसको? हल्कू को। वो आवाज़ लगाई दूर से ही, हिलो हिलो हिलो। अच्छी खेती थी पर दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश कर डाले। नील गाय।
हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। तो यहाँ पर याद रखिए 2-3 कदम। हल्कू जब दूसरी बार सुनी आवाज़, ठीक है, तो हल्कू पक्का इरादा करके उठा कि अब जाकर देख लेगा कि कौन आया है, क्या है। वो 2-3 कदम चलता है, पर एकाएक हवा का एक ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। तो यहाँ पर याद रखिए कि कैसा झोंका लगा। जब हल्कू 2-3 कदम चला, बिच्छू के डंक का सा, ठीक है, ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो क्या किया, फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति हल्कू को चारों तरफ से जकड़ रखा था। अब यहाँ पर याद रखिए कि किसने, अकर्मण्यता ने, किसकी भांति, रस्सियों की भांति। यहाँ पर फिर से थोड़ा 2 लाइन हम देखेंगे। हाँ, ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी हल्कू को आलस्य दबाए लेता था। यहाँ पर ये लाइन देखिए, शीत बढ़ती जाती थी हल्कू को आलस्य दबाए लेता था, ये है आलस्य वाली लाइन। उसके बाद ये, जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। पहले हमने देखा कि शीत बढ़ती जाती थी जो कि हल्कू को तब हल्कू को आलस्य दबाए लेता था। फिर हमने देखा जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। याद रखिए, वर्ड्स याद रखिए, आलस्य, असह्य। उसके बाद हम यहाँ पर क्या है, वर्ड देखेंगे, अकर्मण्यता। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति हल्कू को चारों तरफ से जकड़ रखा था। यहाँ हो सकता है ऑप्शन में आलस्य हो, ठीक है, तो आलस्य भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर आलस्य नहीं है। शीत जब बढ़ती जाती थी तब आलस्य क्या है, हल्कू को दबाए लेता था। यहाँ पर हम देखते हैं अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति हल्कू को चारों तरफ से जकड़ रखा था। फिर पेट दर्द का बहाना करता है हल्कू, ठीक है, मुन्नी आई होती है, खेत का सर्वनाश हो चुका होता है। फिर मुन्नी पूछती है, तो पूछने के बाद हल्कू पेट दर्द का बहाना करता है। सारा खेत रौंदा पड़ा था, जबरा मंडिया के नीचे चित लेटा था, मानो प्राण ही ना हो। मुन्नी के मुख पर उदासी थी, हल्कू प्रसन्न था, ठीक है, याद रखिए, उदास कौन थी, मुन्नी, प्रसन्न कौन था, हल्कू। अब कथन थोड़ा देखेंगे, मुन्नी के कथन, हल्कू के कथन। तो मुन्नी के कथन में हम देखेंगे, माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, यह कहती है मुन्नी जब पैसा मांगता है हल्कू सहना को देने के लिए। तो मुन्नी कहती है, माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, ये भी मुन्नी कहती है। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आएं। खेती से बाज आने की बातें किसकी हैं, मुन्नी। गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है, ये भी कथन है मुन्नी का। जब हल्कू कहता है कि तो क्या गाली खाऊं, और याद रखिए, तो क्या गाली खाऊं, ये जो वाक्य है, इसी वाक्य में जो कठोर सत्य था वो भीषण जंतु की भांति मुन्नी को घूर रहा था, ठीक है। तो गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है, ये कहती है मुन्नी। मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस, ये कहती है मुन्नी। क्या आज सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया, ये भी कहती है मुन्नी। अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी, ये भी कहती है मुन्नी। अब देखिए, पूस की रात कहानी में एक तो आपको सहना मिलेगा जिसका कोई कथन है नहीं, मुन्नी मिलेगी, हल्कू मिलेगा, जबरा। तो जबरा तो पशु है, तो कथन हल्कू और मुन्नी के हैं। मुन्नी अगर कुछ भी यहाँ पर कही है तो सिर्फ हल्कू से, ठीक है, और हल्कू कुछ मुन्नी से और कुछ खुद से और कुछ जबरा से। हल्कू के अगर कथन देखेंगे तो सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, ये कहता है हल्कू। दे दे गला तो छूटे,
क्यों मांग रहा था पैसा रुपया, ज़बरदस्ती की दे दे कम से कम गला तो छूटे। तो क्या गाली खाऊं, ये भी किसका कथन है, हल्कू। मजूरी हम करें मज़ा दूसरे लूटें, ये भी हल्कू का कथन है। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, मर मर काम करो उपज हो तो बाकी दे दो, ये मुन्नी का है। ठीक है, और बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, ये भी पेट के लिए मजूरी करो, ये दोनों इम्पोर्टेंट है मुन्नी के पास। और हल्कू का ये इम्पोर्टेंट है कि मजूरी हम करें मज़ा दूसरे लूटें, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा, ये भी हल्को का कथन है। और इसीलिए वो प्रसन्न था खेत के सर्वनाश होने के बाद भी। और जबरा के बारे में ये लिखी हूँ कि अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। जब आग जला चुका था कौन, हल्कू, तो वो पूछता है जबरा से क्या अब भी ठंड लग रही है, तो जबरा कूं कूं करता है। तो उसी को लिखा गया है कि वो जो कूं कूं करता है कि मानो ऐसा कह रहा हो कि अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। तो यहाँ ख़त्म होता है पूस की रात कहानी का रिवीजन।